गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज की करंट अफेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का क्या बनेगा, स्मारक बनेगा। तो ये बनेगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, स्कॉटलैंड ग्लासगो में बनेगा। आइए बात करते हैं क्या है ये। तो आपको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें जितने भी भारतीय सेना जो शहीद हुए थे उनके लिए ये स्मारक बनेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब हुआ था, तो ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर के ये 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। दूसरा विश्व युद्ध की बात करें, इसकी ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच ये दूसरा वर्ल्ड वार चला था। इसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में ये बनाया जाएगा। कहाँ पे? ग्लासगो में। बात समझ में आ गया। आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्या कहा जाता है? द ग्रेट वार कहा जाता है। पूछ ले कि दुनिया का ग्रेट वार किसे कहते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को। द्वितीय वर्ल्ड वार को क्या कहा जाता है? टोटल वार कहा जाता है, टोटल वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि इसमें टोटल कितने देश भाग लिए थे? 61 देश इसमें क्या किए थे? भाग लिए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्या कितने देश भाग लिए थे? 37 देश क्या किए थे? भाग लिए थे। बात समझ में आ गया। आइए और बात कर लेते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। यहाँ पे परमाणु बम का पहली बार प्रयोग किया गया था। एक बार किया गया था 6 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर अमेरिका द्वारा, और दूसरा किया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त को कहाँ किया गया था? तो किया गया था 6 अगस्त को, याद रखिएगा, हिरोशिमा में। हिरोशिमा में किया गया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को किया गया था जापान के नागासाकी में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाता है बार बार। और बात कर लेते हैं जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था, 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था जापान में अमेरिका के द्वारा, उसका क्या नाम था? फैट मैन नाम था। ये कोड पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और नागासाकी पे जो गिराया गया था 9 अगस्त को, उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय था। बात समझ में आया? लिटिल बॉय था। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये भैया चुना गया है, पहला नाम याद रखिएगा, स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना ये महिला श्रेणी में चुना गया है। और दूसरा चुना गया है सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। ये T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ 2022 के लिए चुना गया है। ये पॉइंट आपके लिए याद रखिएगा। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। अगर पूछे टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है 2022 का, तो याद रखिएगा ये चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। और बात कर लेते हैं दूसरे, और एक खिलाड़ी और चुना गया है जिनका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया है, ऋषभ पंत को भी क्या किया गया? चुना गया है। बात समझ में आ गया। आइए बीसीसीआई की लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ, फिर से सुनिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। बात समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, जो सौरव गांगुली को रिप्लेस किए हैं, रोजर बिन्नी। बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा, ये तो बीसीसीआई के द्वारा था, आईसीसी ने क्या किया है? इमर्जिंग प्लेयर 2022 का, इमर्जिंग प्लेयर 2022 के लिस्ट में शामिल किया। किन्हें किन्हें? तो याद रखिएगा, एक शामिल किया है भारतीय पुरुष के अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह को शामिल किया है। और महिला श्रेणी में भी 2 लोगों को शामिल किया। नाम है रेणुका सिंह। क्या नाम है? रेणुका सिंह। और एक नाम है, याद रखिएगा, यास्तिका भाटिया। क्या नाम है? यास्तिका भाटिया। इन तीनों लोगों को क्या किया है? आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2022 के लिस्ट में क्या किया है? शामिल किया है। तो क्या नाम है?
अर्शदीप सिंह, रेणुका सिंह और रियास्तिका भाटिया, ये 3 लोग को शामिल किया है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनेगा? देश का सबसे लंबा फ्रंटियर माने उस राज्य को पूरा कवर करते हुए जाएगा। तो ये बनेगा भाई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये जो चीन और भारत का जो बॉर्डर है उस पे बन रहा है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में चारों तरफ से ये ऐसे बनेगा पूरा का पूरा, जिससे भारतीय सेना आराम से अपने बम, तोप, मिसाइल जो भी है ले जा सके। अगर कोई भी बवाल हो चीन के साथ तो तुरंत वहाँ पे सभी चीज़ें पहुँचा सके। बात समझ में आया? इसलिए बना सुरक्षा की दृष्टि से ये सबसे बड़ा हाईवे है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं इस हाईवे की लंबाई कितनी होगी। 1748 किलोमीटर ये लंबा होगा, 2 लेन का बनेगा। कितने लेन का बनेगा भाई? 2 लेन का। और ये कहा गया है कि अगले 5 सालों में इसे हम पूरा कर लेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे क्या कहा जाएगा? नेशनल हाईवे 913 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नेशनल हाईवे 913 इसे कहा जाएगा। बात समझ में आ गया? आइए नेशनल हाईवे की कुछ बात हुई है तो आइए उनको भी हम निपटा लेते हैं यहीं पे। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है, जिसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ले 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। और आपको पता होगा सबसे छोटा एक नेशनल हाईवे इसी को काटता है, नेशनल हाईवे 27, और इसकी लंबाई कितनी है? 3300 किलोमीटर है। ये दोनों जहाँ पे काटते हैं, ये दोनों जहाँ पे काटते हैं वो झांसी है। क्या है? झांसी है, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? चौराहा कहा जाता है। झांसी है जिसे भारत का चौराहा कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 966B है। 966B जब सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो कहाँ से कहाँ जाता है? वेलिंगटन टू कोच्चि केरल में जाता है। बात समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे एक नेशनल हाईवे और है, नेशनल हाईवे 66, सिर्फ 66, ये जो है ये पश्चिमी घाट के क्या है? समानांतर है। पश्चिमी घाट के क्या है? समानांतर है। जैसे ये भारत का ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये ऐसा, ये तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट के समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट के समानांतर जो नेशनल हाईवे जाता है उसका नाम है नेशनल हाईवे 66। और एक नेशनल हाईवे जो है पूर्वी घाट के समानांतर जाता है, इसके समानांतर जाता है ऐसा, उसका नाम है नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16। और ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। और ये वाला जो नेशनल हाईवे जो 66 है, ये कहाँ से? पनवेल महाराष्ट्र जाता है कन्याकुमारी तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंडेरा बाजार का नाम क्या रखा गया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मुंडेरा बाजार का नाम क्या कर दिया है? मंजूरी दे दी है कि इसका नाम बदला जा सकता है। क्या नाम बदला जा सकता है? तो केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दिया है, ये दिया है कि भैया इसका नया नाम हो जाएगा चौरी चौरा। चौरी चौरा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह स्थान कहाँ रहा होगा। तो ये स्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार। उस मुंडेरा बाजार का नया नाम हो गया है चौरी चौरा। बात समझ में आ गया? अब आगे बात कर लेते हैं, अगला बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जगह का और नाम है जिसका नाम है देवरिया। देवरिया में एक जगह है तेलिया अफगान। तेलिया अफगान का भी नाम इन्होंने क्या किया है? बदल दिया है, जिसका नाम क्या हो गया है? तो याद रखिएगा, तेलिया शुक्ला हो गया। तेलिया अफगान का नाम हो गया तेलिया शुक्ला। कहा जाता है कि यहाँ पहले कुछ अफगान आए होंगे, उसी की वजह से इसका नाम हो गया, लेकिन अब इसका नाम हो गया है तेलिया शुक्ला। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य के नाम में संशोधन करना है, तो उसे हम किस अनुच्छेद के तहत संशोधन करेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य के नाम में संशोधन करना है और नए उसी राज्य से तोड़ करके नया राज्य बनाना है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होगा, आपको इसे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना है या किसी राज्य को तोड़ना मरोड़ना है तो ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है, संसद इसे चाहती है तब हो पाता है। बात समझ में आया? लेकिन जो हमने आपको पूछा है उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो एमडी और सीईओ हैं कौन बने हैं? एमडी एंड सीईओ कौन बने? केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो आयुक्त हैं वो कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, ये बने हैं, याद इसे शार्ट में सीवीसी कहा जाता है। सीवीसी का मतलब सेंट्रल
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये इसका पूरा नाम है। अगर फुल फॉर्म में पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। और बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो जैसे अगर आपसे बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब, ये पूछा जाता है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ये क्या है ये, तो अगर कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी सरकारी विभाग अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसकी जाँच के लिए बनता है, ठीक है ना। आइए बात कर लेते हैं इसके नए MD और CEO कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये नए MD और CEO बने हैं इसके। आपको पता होगा अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के भी MD और जो अध्यक्ष हैं वो बदले गए, CEO। रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं, अध्यक्ष भी कौन बने हैं, तो याद रखिएगा अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। कौन भैया, अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाहौटी बने हैं। एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाएगा, आप सीधे जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है DRDO स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा DRDO का स्थापना दिवस जो है ये 1 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को DRDO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है। समीर वी कामत इसके वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं DRDO के। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य है, विज्ञानम, ठीक है ना। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। 1 जनवरी को और भी कुछ मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस भी क्या मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO कौन बने हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो MD और CEO बने हैं वो बने हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये, वो बने हैं सुंदरमन राममूर्ति। सुंदरमन राममूर्ति बने हैं। कौन बने भैया, सुंदरमन राममूर्ति बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये है। बात समझ में आ गया। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा दलाल गली मुंबई में। दलाल गली कहाँ पे है, मुंबई में है, वहीं पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बात समझ में आ गया। अगर आपसे विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछ ले तो याद रखिएगा एम्स्टर्डम है। ये 1602 में बना था, ठीक है। ये विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आइए बात कर लेते हैं नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। नाबार्ड जो बैंक होता है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा साजी केवी बने हैं। साजी कावी बने हैं, इसके वर्तमान में क्या नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछा जा सकता है एग्जामों में। आइए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो एकलव्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया पंकज आडवाणी को। पंकज आडवाणी को चुना गया है एकलव्य पुरस्कार 2022 की बात हो गई। बात समझ में आया। अभी हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार भी चुना गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा के को चुना गया है। दलाई लामा जो है गांधी मंडेला पुरस्कार पाएंगे दलाई लामा। बात समझ में आ गया। आइए और आगे पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अभी आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं, आपका ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, अंचिता शरद कमल को चुना गया है। अंचिता शरद कमल को चुना गया है और ये 25 लाख रुपए के लिए इनको चुना गया है। ये और 21 खेल से संबंधित है, कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। और क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर,
पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है अवनी लेखरा को। क्या किसे भैया? अवनी लेखरा को चुना गया है। ये भी आपके लिए क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट बन जाता है। आइए और बात कर लेते हैं। नहीं, इतना काफ़ी है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। आइए आज के स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। 1 मिनट में किसकी बात करेंगे हम? नेशनल वाटरवे की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात लगे हाथ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसकी बात अगर किया जाए तो सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। इसकी बात कर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ जाता है? इलाहाबाद से जाता है हल्दिया। ये सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 1620 किलोमीटर है। किस नदी पर है अगर आपसे ये पूछ ले तो याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में गंगा नदी पर। इतना ही जान लो, गंगा नदी पर। ब्रह्मपुत्र की बतिये छोड़ दो। कहाँ पे है? किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। कब बना था? 1986 में बना था। नेशनल वाटरवे 2 की बात कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे जो 2 है ये कहाँ से कहाँ जाता है? सादिया से धुबरी जाता है। कहाँ से कहाँ? सादिया से धुबरी जाता है। स्थापना कब हुई थी इसकी और ये कितना किलोमीटर लंबा ये आपसे पूछ ले तो ये 891 किलोमीटर क्या है भैया? लंबा है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे पहला नाम इसका है सांगपो नदी, उस नदी पर है। कब बना था? 1988 बना था। बात क्लियर है। नेशनल वाटरवे 3 की बात कर लेते हैं। जो नेशनल वाटरवे 3 है भाई साहब, ये नेशनल वाटरवे जो 3 है ये कोल्लम से कोट्टमपुरम जाता है। कहाँ से कहाँ? कोल्लम से कट्टेपुरम या कोट्टमपुरम भी बोलते हैं इसे, कोट्टमपुरम जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर लंबा है। और ये किस नदी पर है? नदी पर नहीं है, ये नहर पर है। कहाँ पे? केरल में। बात समझ में आया। और बात कर लेते हैं इसकी टोटल जो कब बना था? 1993 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेशनल वाटरवे 4 की बात कर लेते हैं। तो जो नेशनल वाटरवे 4 है ये कहाँ से कहाँ जाता है? वजीराबाद से जाता है पुदुचेरी काकीनाडा तक। वजीराबाद टू काकीनाडा तक जाता है। कहाँ? काकीनाडा तक जाता है। ये टोटल लंबा कितना है? 1095 किलोमीटर क्या है? लंबा है। ये भी नहरों पे ही बना है। तो ये आपके नेशनल वाटरवे 3 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।